हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? केमिस्ट्री वाले सर, एस ब्लॉक एलिमेंट्स का फाइनल वीडियो, जिसमें हम लोग अब सेकंड ए एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि मैं आपको लिख के दे चुका हूं, इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम है। ये वीडियो थोड़ा फास्ट चल सकता है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट डे के 2 घंटे का वीडियो देख चुके हैं तो ये आपके लिए फिर आसान होगा। ग्रुप 2 एलिमेंट्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, दे फॉलो एल्कली मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट डे के बाद आ रहे हैं, दे फॉलो फर्स्ट डे के बाद आ रहे हैं सेकंड डे। ठीक है जी, दे फॉलो द फर्स्ट डे एलिमेंट्स एक्सेप्ट बेरिलियम आर नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये पुराने वीडियो में बात हो चुकी है कि इसको ट्रू एल्कलाइन अर्थ मेटल हम नहीं बोलते हैं। ये बाकी सारे के सारे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। तो थोड़ा सा फास्ट आप चला सकते हैं इसको। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है, इसको हम ट्रू एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं बोलते हैं। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम हमारे पास एंड रेडियम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। द फर्स्ट एलिमेंट बेरिलियम डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट, जैसा कि एनसीईआरटी की पहली लाइन थी, एंड शोज डायगोनल रिलेशन विद एल्यूमिनियम। तो ये भाई साहब गद्दारी कर गए अपने ग्रुप के साथ। तो बेरिलियम ने गद्दारी की, तो इसीलिए इसको इसकी सोसाइटी से बाहर कर दिया गया है। ये आपके पास बेरिलियम का एल्यूमिनियम से डायगोनल, जैसा कि पिछले अप्रोक्सीमेट 1.25 घंटे की वीडियो में आपने देखा था, जो लिथियम है वो मैग्नीशियम से डायगोनल रिलेशनशिप करके बैठा हुआ था। ठीक है जी, तो बेरिलियम का एल्यूमिनियम से डायगोनल रिलेशन हो गया है। द एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ये मेंशन की हुई हैं। तो 10.6.1 में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। मैं चाहता हूं कि इसको भी आप थोड़ा सा फास्ट ही निकाल दें। NH2 आफ्टर द कोर ऑफ नोबल गैसेस, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ऐसा कुछ नहीं है कि जिस पर आपसे वो एक हैवी डिस्कशन कर पाए। नेक्स्ट एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की बात कर रहा है। नेक्स्ट एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई की बात कर रहा है। तो मैं बस एक सिंपल सा लाइन लिख रहा हूं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर आपने पहला वीडियो, फिर मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, सुना ढंग से, तो ये आपके लिए आसान काम होएगा। फ्रॉम टॉप टू बॉटम इट विल बी इंक्रीजेस एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। हाँ, ये समझ लो कि जब हम लेफ्ट से राइट इन द पीरियड चल रहे हो, जब हम लेफ्ट से राइट किसी पीरियड में चल रहे हो, तो साइज में हमेशा क्या होता है? डिक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से साइज में हमेशा डिक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीजिंग द ENC। साइज में हमेशा डिक्रीज होता है। इसीलिए बता रहा हूं आपको कि फर्स्ट डे के कंपैरिजन में सेकेंड डे वाले साइज में क्या मिलेंगे जी? स्मॉलर मिलेंगे। तो कॉमन सी बातें। अब नेक्स्ट उसने जो लाइन लिखी है, इसकी एक टेबल बना दी है, जो इसकी प्रॉपर्टीज है उसकी टेबल बना दी है। तो उसको भी मैं अभी सिंपल एक लाइन में, कि जेड हमारे पास क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, पहली बात। एटॉमिक मास क्या कर रहा है जी? कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बोर्ड पे ऑलरेडी आ चुका है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात करें तो विदाउट एनी एक्सेप्शन टॉप से बॉटम क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। टॉप टू बॉटम क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। 899, 737, 590, 549, 503, 509। तो थोड़ा सा यहां हम बेरियम रेडियम के बारे में बात कर सकते हैं कि बेरियम से रेडियम तक जाते जाते लिटिल बिट क्या हुआ? इंक्रीज कर गया, लिटिल बिट इंक्रीज कर गया। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन वगैरह वजह रहती हैं, क्योंकि हैवी एलिमेंट्स है, ये रीजन वहां रह सकता है। तो 503 से 510 लिटिल बिट इंक्रीज कर गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये थी 1। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 की बात कर रहे हैं, तो फिर वही ट्रेंड है। टॉप से बॉटम क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। 757 1450 घट गया, 1145 घट गया, 1064 घट गया, 964 65 घट गया। और उसके बाद फिर वही हरकत हुई बेरियम और रेडियम में, लिटिल बिट इंक्रीज करा I2 का भी वैल्यू। और यहां तो I1 I2 होना ही था। क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में
2 इलेक्ट्रॉन है। चलो जी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, जैसा कि मैं आपको बार बार कहता रहा हूं, हाइड्रेशन एंथैल्पी हमारे पास चार्ज की, आपको लगेगा जैसे मैं रिवीजन कर रहा हूं, चार्ज की डायरेक्टली है और रेडियस की इनवर्सली है। तो Be+2 का चार्ज भी धांसू हो गया है और साइज भी वेरी स्मॉलर हो गया है। दैट्स वाई जो लिथियम प्लस है उसके कंपैरिजन में इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन लगभग 5 गुना हो गई है, 2494 किलो जूल पर मोल। इट इज एक्सट्रीमली हाई वैल्यू एज कंपेयर टू लिथियम, एज कंपेयर टू लिथियम। लिथियम के कंपैरिजन में इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन, अब हीट ऑफ हाइड्रेशन इतना जबरदस्त 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 हो गया है, हीट ऑफ हाइड्रेशन इस बेरिलियम+2 का इतना जबरदस्त हो गया है कि भाई साहब का जब मैं एक हाइड्रेटेड रेडियस पूछूंगा, हाइड्रेटेड रेडियस पूछूंगा, आप साइज में छोटे मैटर नहीं कर रहा, आप कितने लोगों से सराउंडेड हो ये मैटर करेगा। तो हाइड्रेटेड रेडियस Be+2 की, हाइड्रेटेड रेडियस Be+2 की हाईएस्ट हो जाएगी अपने ग्रुप के अंदर, अपने ग्रुप के अंदर। उसके बाद मेटेलिक और आयनिक रेडियस की बात करें अगर आप लोग, मेटेलिक एंड आयोनिक रेडियस की बात करें अगर लोग, तो ये कॉन्टिन्यूसली टॉप टू बॉटम क्या कर रहा है, डिक्रीज। वैल्यू मैं आपको बोल के बता देता हूं, मेटेलिक 111, आयोनिक 31, 160, 72। तो जैसे जैसे ये थोड़ा सा लाइन मेरे से गड़बड़ हो गई, टॉप से बॉटम साइज है ना, इंक्रीज कर रहा है, सॉरी। तो 111, 160, 197, 215, 222, चलो 31, 72, 100, 118, 135, 148। तो मैंने जो बातें बोली हैं आपने फोकस किया तो ये लगातार इंक्रीज कर रहा है, कोई एक्सेप्शनल केस मेरे पास इसके अंदर नहीं है। एमपीवीपी पे बात कर ले थोड़ा सा हम लोग। एमपीवीपी में थोड़ा सा रेंडमनेस मुझे दिख रही है, क्लियर ना। देखो एमपी के पीछे एक तो पैकिंग रीजन होता है, एमपी के पीछे कहीं ना कहीं इंटरनल सॉलिड के स्ट्रक्चर भी रीजन होते हैं, इसके अलावा मेटेलिक बॉन्ड भी रीजन होता है। तो एमपी में मैंने देखा, जब मैं बेरिलियम की बात जा रहा हूं, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम एंड रेडियम, रेडियम रेडियोएक्टिव है तो इसका डिस्कशन यहां लिटिल बिट कर रखा है उसने। तो बेरिलियम से मैग्नीशियम तक बेरिलियम का हाई हुआ, ठीक है जी, बेरिलियम का तो मैग्नीशियम से काफी ज्यादा है, तो बेरिलियम वैसे भी स्मॉल है, पैकिंग जबरदस्त होएगी। बेरिलियम मैग्नीशियम, यहां फिर कैल्शियम का मैग्नीशियम से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी भी बेरिलियम अपने हाईएस्ट पे टिका हुआ है, 1524 के साथ हाईएस्ट पे टिका हुआ है। कई बार पूछ लेते हैं कि हाईएस्ट किसका एमपी है, तो आप सीधा बेरिलियम को टिक मार के आ सकते हैं क्योंकि इसका साइज स्मॉलर है। उसके बाद 1124 के साथ कैल्शियम हाई हो गया, एंड देन आफ्टर जैसे यहां ओसिलेशन हो रहा है, पहले बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा फिर घटा, देखो ना कि इसका ज्यादा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जैसे मैं यहां एमपी लिख दूं और यहां एलिमेंट लिख दूं, ठीक है जी, या उल्टा गेम खेल लो, यहां एलिमेंट लिख दो यहां एमपी, ठीक है बिल्कुल सही चल रहा है। तो अगर मैं बेरिलियम की बात करूं जो कि मेरे पास मेल्टिंग पॉइंट में सबसे हाई लेवल पे पड़ा हुआ है, ठीक होगी बात। उसके बाद एमपी में हमारा मैग्नीशियम इससे क्या हुआ, लिटिल बिट डाउन चला गया, ठीक हो गया। ये हमारा 1524 के आसपास था, उसके 1560, फिर 924, फिर लिटिल बिट हायर हो गया। ये कौन है जी, बेरिलियम। ये कौन है जी, मैग्नीशियम। ये कौन है जी, कैल्शियम। कैल्शियम से हम 1062 की तरफ आ गए। तो ये जो मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम की रेंज आ रही थी आपके पास 924 और इसकी इससे थोड़ी सी डाउन है, ठीक है जी। अब देखिए एक डब्ल्यू जैसा बनने को आ रहा है। उसके बाद 1002 इससे भी डाउन हो गया, मतलब इससे भी नीचे चला गया, जो वो क्या वैल्यू थी आपके पास 924। तो थोड़ा सा इसको और करेक्शन लगा दूं मैं, यहां से इस रेंज को क्रॉस नहीं कर रहा, वो इससे थोड़ा सा नीचे चला गया, ठीक हो गया। इससे नीचे जाने के बाद ये और थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव कर गया है। लेकिन अगर मुझे लोएस्ट दिखता है तो लोएस्ट, अब आप समझ गए मैं क्यों इतनी मगजमारी कर रहा हूं और आपको मैंने होल्ड पे रखा हुआ है। लोएस्ट मेरे पास कौन आ गया है, मैग्नीशियम, और हाईएस्ट मेरे पास कौन आ गया, मैग्नीशियम बेरिलियम। ये बात अगर आप समझ के रखते हैं तो आपको अगर पेपर वाला चाहता है कि क्वेश्चन पूछ ले तो बेरिलियम मैग्नीशियम पे क्वेश्चन पूछ सकता है, जो शुरू शुरू में आ रहे हैं, हाईएस्ट लोएस्ट दोनों शुरू शुरू में पड़े हुए हैं। तो ये मैंने थोड़ी सी मगजमारी इसलिए की थी ताकि आप अगर पीएमटी वाला चाहे
नीट वाला चाहे तो इस पे हल्का फुल्का क्वेश्चन वो ड्रॉ कर सकता है। बीपी डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया, फिर उसके बाद डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया, तो ये रैंडम मोशन कर रहा है। अगर बीपी की बात करूं मैं, इसका भी बना के देख लें एक बार। यहां हाईएस्ट लोएस्ट का फंडामेंटल लगा लेना, ठीक हो गया। तो सबसे पहले मेरे पास एलिमेंट कौन है जी, बीपी में बेरिलियम सर है हमारे पास, किस वैल्यू के साथ 2745 केल्विन। तो इसने थोड़ा सा हमारा 7-8 मिनट खा लिए, लेकिन बोदर मत करना। यहां नीचे की तरफ आ गए 1363 केल्विन की तरफ, ये कौन है हमारे मैग्नीशियम सर। उसके बाद 1363 से 17, लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा वो, बेरिलियम अभी भी हाई पे बना हुआ है। उसके बाद है जी हमारा 1767, और एलिमेंट का नाम आपको पता ही है कैल्शियम, ठीक है जी। 1767 केल्विन, ये कौन है जी आपका कैल्शियम। अब 1767 से थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गए हल्का सा, लेकिन अभी भी मैं मैग्नीशियम की रेंज को तोड़ नहीं पा रहा। मैग्नीशियम मेरे पास अभी भी 1363 पे बना हुआ है, और वो हमारे पास अभी भी 1655 की तरफ है, 1655, ये मेरे पास 1655। तो आप कंक्लूजन निकाल रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम, ठीक होगी बात। अब 1655 के बाद, स्ट्रोंशियम के बाद 2073 अब हायर की तरफ चला गया। ये 2073 ये 1317 और ये 1655 ये अप की तरफ चला गया, लेकिन अभी भी बेरिलियम स्टार बना हुआ है। ये कौन है जी, स्ट्रोंशियम के बाद आपका बेरियम, और उसके बाद 1973। कुल मिलाकर फिर वही कहानी रिपीट हो गई है, बेरिलियम हाईएस्ट पे और मैग्नीशियम लोएस्ट पे, बेरिलियम हाईएस्ट पे और मैग्नीशियम लोएस्ट पे। तो जितना भी आपने वीडियो देखा 7 मिनट से 12 मिनट तक, इस 5 मिनट को 5 सेकंड में कन्वर्ट कर दो। हाईएस्ट एमपी किसका, बेरिलियम। हाईएस्ट बीपी किसका, बेरिलियम। लोएस्ट एमपी किसका, मैग्नीशियम। लोएस्ट बीपी किसका, मैग्नीशियम। ये कंक्लूसिव आइडिया आपके पास आया है। डेंसिटी में फिर जब आप मूव करेंगे, तो जैसे हमारी फर्स्ट ग्रुप में नाक कटाई थी NaK ने, तो मैं बेरिलियम लिख दूं, मैग्नीशियम लिख दूं, कैल्शियम लिख दूं, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड फाइनली रेडियम। तो जब आप इसको लिख रहे होंगे, तो जैसे कि NaK के ने कम डेंसिटी रखते हुए हमारी नाक कटाई थी, जबकि टॉप टू बॉटम तो बढ़ना चाहिए। हम जब किसी भी मूव करते हैं किसके अंदर, इन द ग्रुप, टॉप टू बॉटम बढ़ना चाहिए, तो क्योंकि एटॉमिक मास बढ़ रहा है, क्लियर। और यहां वो डोमिनेंट फैक्टर होता है। तो यहां मेरे पास जो डेंसिटी है वो हाईएस्ट ड्यू टू स्मॉल साइज बेरिलियम, इन तीनों में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और बाद में एक अलग ग्रुप बन गया 184, 174, 155 एंड देन आफ्टर 263, 359 एंड देन रेडियम तक पहुंचे 5.5 इसने ब्रैकेट में डाला हुआ है। तो हाईएस्ट मेरे पास इसका आ गया, और जो लोएस्ट की रेंज पकड़ना चाहते हो तो वो हमारे पास कैल्शियम पे चला गया, कैल्शियम पे। ये लोएस्ट पे और ये हाईएस्ट पे है, तो दोनों में ए है, एक सी भाई साहब, एक आर भाई साहब है। तो लोएस्ट और हाईएस्ट का फंडा अगर आपके दिमाग में एंटर कर गया, तो मैं इस टेबल के बारे में सारा कुछ आपके दिमाग में डालकर आ गया हूं कि कौन हमारे पास किस रेंज में जा रहा है। और जो ई नोट है, याद आ रहा है आपको पिछला, लेयर अब से कहना, यहां कोई टेंशन नहीं है, यहां जो जहां है वही रहेगा। तो सबसे अच्छा रेडियम, उसके बाद बेरियम उसके आसपास है, फिर स्ट्रोंशियम, फिर कैल्शियम, फिर आपके पास मैग्नीशियम और फाइनली बेरिलियम। तो अगर मेरे से वो रिड्यूसिंग पावर की बात करें, तो लिथियम, बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो रिड्यूसिंग पावर में आप यही वाला ऑर्डर टिक मार के आएंगे, ठीक है जी। इवन रेडियम इसके आसपास में लिख रहा है, बेरियम, रेडियम। कुल मिला के मेरा कहना यह है कि अगर आप फर्स्ट में तो लेयर अब से कहना का कोड लगेगा। अगर आप इस डेंसिटी को लेकर हाईएस्ट लोएस्ट की बात करें तो पकड़ में आ जाएंगे। स्टार्ट के 3 में घट रही है, बाद के 3 में बढ़ रही है, ये फंडा भी लगा सकते हैं आप लोग। रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करें तो बेरियम, रेडियम के रिड्यूसिंग कैरेक्टर नियरली सेम है, बट सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर लास्ट वाले एलिमेंट में ही देखने को मिलेगा। अब हमें जो कहा गया वो कहा गया कि पीछे से कि
द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस ऑफ एल्कालाइन अर्थ मेटल आर स्मॉलर देन दोज ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एल्कली, वो तो मेरी बात हो चुकी है आपसे, इन द सेम पीरियड। कारण क्या है, ENC बढ़ गया, इसीलिए साइज घट गया। फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पीज की बात कर रहा है, और वो मैं आपसे डिस्कशन कर चुका हूं। फिर इसमें एक हल्का सा डिस्कशन और वो करता है कि अगर मैं फर्स्ट डे और सेकेंड डे में कंपेयर करूं तो सेकेंड डे वालों का जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड डे की ज्यादा है, क्यों? उनका साइज छोटा है। और जो आयोनाइजेशन एनर्जी 2 है वो फर्स्ट डे की ज्यादा है, क्योंकि उससे नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन बन गया। ये बात मुझे यहां लिखी मिलती है आयोनाइजेशन एनर्जीज में। हाइड्रेशन एंथैल्पी का डिस्कशन किया फिर उसने, बेरिलियम +2 का जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो हाईएस्ट बताया उसने। और वहां एक मैसेज और दिया कि जब मैं मैग्नीशियम और कैल्शियम के बारे में बात कर रहा हूं तो इनके मुझे क्लोराइड्स के हाइड्रेटेड फॉर्म, और मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि जो हमारे सेकेंड डे के हेलाइड्स हैं, जो हमारे सेकेंड डे के हेलाइड्स हैं वो हाइड्रेटेड फॉर्म में हमें मिलते हैं, लेकिन फर्स्ट डे का कोई भी हेलाइड लिथियम को छोड़कर हाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं मिलता है। तो साफ लिख रहा है NaCl और KCl के इस टाइप के हाइड्रेट नहीं बनते हैं, क्योंकि इनकी हीट होप हाइड्रेशन वेरी 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 लेस है कंपेरेटिवली। तो उसके बाद आपको पता है हम फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने वाले हैं। पिछला लेक्चर ध्यान से सुनना, शायद मैंने ये बात आपको आज के 15-20 मिनट के अंदर अंदर 15वीं बार बोल दी है, उसको ध्यान से सुनिएगा। एल्कलाइन अर्थ मेटल इन जनरल आर सिल्वरी व्हाइट, वो भी भाई साहब ऐसे ही थे। जो सेकेंड डे के मेटल्स हैं वो सिल्वरी व्हाइट, ठीक होगी बात। देन लस्टर रिलेटिवली सॉफ्ट बट हार्डर देन एल्कली, तो वो तो फर्स्ट डे सेकेंड डे का कैरेक्टर है, साइज में बड़े, लेकिन जो इनकी हार्डनेस है वो फर्स्ट ए से ज्यादा है, साइज में छोटे हो गए। फर्स्ट डे वाले तो बहुत सॉफ्ट है, फर्स्ट डे वाले तो बहुत सॉफ्ट है। और हर मेटल पे लस्टर तो होती है, क्योंकि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सरफेस पर। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम अपीयर्स टू बी समवट ग्रेइश, जो आपका बेरिलियम और मैग्नीशियम है वो कुछ ग्रे कलर के नजर आते हैं, ग्रेइश, ठीक होगी बात। द MP and BP ऑफ दीज मेटल्स आर हायर देन द कोरस्पॉन्डिंग एल्कली मेटल। सेकेंड डे वालों के जो MPBP हैं, सेकेंड डे वालों के जो MPBP हैं, सेकेंड डे वालों के जो MPBP हैं वो स्मॉल साइज की वजह होने से और हार्ड होने की वजह से, कंप्लीट शेल होने की वजह से फर्स्ट डे से ज्यादा मिलते हैं, फर्स्ट डे से ज्यादा मिलते हैं। और उन्होंने कहा द ट्रेंड इज हाउएवर नॉट सिस्टमेटिकल बिकॉज ऑफ द लो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज, दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप। हमने ये भी सीख लिया पिछले बोर्ड पर कि टॉप से बॉटम रिड्यूसिंग पावर लगातार बढ़ती जा रही है। उसके बाद हाथों हाथों फ्लेम कलरेशन की बात करेगा तो इसमें बेरिलियम क्रॉस मैग्नीशियम क्रॉस, ये दोनों पार्टिसिपेट ही नहीं करते फ्लेम कलरेशन में। यहां से पार्टिसिपेशन स्टार्ट होगा, जो कि ब्रिक रेड है, जो कि आपके पास ब्रिक रेड है। कैल्शियम के पास स्ट्रोंशियम, ये क्रिम्सन रेड है। उसके बाद कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, ये आपके पास एप्पल ग्रीन है। ब्रिक रेड, क्रिम्सन रेड, एप्पल ग्रीन, ब्रिक रेड, क्रिम्सन रेड, एप्पल ग्रीन। तो ये लिखा हुआ उसने, जो कैल्शियम है वो आपका ब्रिक रेड हुआ, स्ट्रोंशियम क्रिम्सन रेड हुआ, और बेरियम आपके पास एप्पल ग्रीन कलर का हो गया, रेड रेड ग्रीन, रेड रेड ग्रीन, ठीक हुई बात। इन द फ्लेम द इलेक्ट्रॉन्स आर, इस पे मुझे बोर्ड पे नहीं लिखना, होगा क्या, फ्लेम में जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड हो जाएंगे हायर एनर्जी लेवल पे। पुराना थॉट है, इसको फिर मैं कह रहा हूं कि ऐसी लाइनों को क्रॉस मार दिया करो। एंड व्हेन दे ड्रॉप बैक टू द ग्राउंड स्टेट, पुरानी बातें बोल रहा है, एनर्जी इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट, ठीक है जी। द इलेक्ट्रॉन इन बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर टू स्ट्रांगली बाउंड टू गेट एक्साइटेड बाय द फ्लेम, क्योंकि स्मॉल साइज है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बड़ी ज्यादा है। हेंस दीज एलिमेंट डू नॉट इंपार्ट एनी कलर टू द फ्लेम। बेरिलियम मैग्नीशियम इसीलिए फ्लेम कलरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, पीछे लिखा आप चेक कर सकते हैं। नाउ फ्लेम टेस्ट बाय द कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम इज हेल्पफुल इन देयर डिटेक्शन, पीछे भी यही हुआ था, फोटोमेट्री बोला था हमने उसको, क्लियर ना। तो हमने अगर किसी भी एलिमेंट को
लेबोरेटरी में पहचानना हो तो हमारे पास एक तरीका होता है उसका फ्लेम कलरेशन करना इन देयर क्वालिटेटिव एनालिसिस and estimation by the flame photometry. Flame photometry. The alkaline earth metals, those of alkali metals, the alkaline earth metal like those of alkali metals have high electrical and thermal conductivities. भाई मेटल है, मेटल्स में तो दोनों चीजें मिलेंगी अगर आप 9वीं 10वीं 8वीं पढ़कर आए हैं। मेटल्स का कैरेक्टरिस्टिक ही है थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रूव करना, विच आर टिपिकली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल्स। बड़ी अच्छी लाइन लिखकर आपको बोल रहा है कि तो मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक है भाई, ये तो मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक हैं। क्या है मेटल के कैरेक्टरिस्टिक? मेटल के कैरेक्टरिस्टिक हैं कि वो कंडक्टिविटीज थर्मल और इलेक्ट्रिकल शो करते हैं। तो ऐसी लाइनें जो कॉमन है उनको मुझे लगता है कि आपको इग्नोर करना चाहिए। जनरल में आपको 9वीं 10वीं 8वीं के बेस पे पूछ लूं, मेटल्स कंडक्टर है नॉन कंडक्टर? बोले कंडक्टर है। थर्मल और इलेक्ट्रिकल दोनों टाइप के कंडक्टर है। ठीक हुई बात ये वाली। टॉपिक आपके पास अब केमिकल रिएक्टिविटी का आ गया, तो साफ साफ लिखा हुआ है कि फर्स्ट ए के कंपैरिजन में सेकेंड ए वालों की रिएक्टिविटी कम है। बिल्कुल है जी, साइज छोटा हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई। बार बार एक ही बात बोलोगे आप। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आउटर का आपके पास क्या हो गया जी? NS2 हो गया। ठीक होगी बात। साइज स्मॉल हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो गई। तो ढेरों रीजन है आपके पास। चलो जी, द रिएक्टिविटी ऑफ दिस एलिमेंट इंक्रीजिंग, वो ट्रेंडी है, हर किसी ग्रुप का ट्रेंड है। रिएक्टिविटी टॉप से बॉटम क्या करेगी? बढ़ेगी। टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी बढ़ने वाली है। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर एंड वाटर, सबसे पहले हम रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर एंड वाटर पढ़ने वाले हैं जी। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर काइनेटिकली इनर्ट। बेरिलियम लिखा गया, मैग्नीशियम लिखा गया। भाई साहब ने फ्लेम कलरेशन में भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। उधर से लिथियम मैग्नीशियम का डायगोनली भाई है। तो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर काइनेटिकली इनर्ट टू ऑक्सीजन एंड वाटर, ऊपर ऑक्सीजन एंड वाटर लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्साइड फिल्म। मैं यहां एयर लिख रहा हूं जिसमें ऑक्सीजन है, और करके वाटर लिख रहा हूं, और सामने बना रहा हूं कि ये काइनेटिकली, काइनेटिक चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, काइनेटिकली ये क्या हो गए? इनर्ट हो गए। काइनेटिकली इनर्ट हो गए। और काइनेटिकली इनर्ट का मतलब क्या और क्यों? ऑक्साइड की लेयर बन गई है, जैसे एल्यूमिनियम पे बनती है। बेरिलियम का डायगोनली जो भाई है वो एल्यूमिनियम है, ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन हो गया। तो पेपर का क्वेश्चन कि ये एयर को और वाटर को लेकर काइनेटिकली इनर्ट है, तो इस बात को बताओ क्यों है? तो आप बोल सकते हो कि यहां ऑक्साइड की एक फिल्म बनने की वजह से ये इनर्ट हो गए हैं। हाउएवर पाउडर्ड बेरिलियम बर्न्स ब्रिलियंटली। हाँ, सरफेस केमिस्ट्री बोलती है अगर इसको हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, अगर हम इसको पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, हाउएवर पाउडर्ड बेरिलियम बर्न्स ब्रिलियंटली ऑन इग्निशन इन एयर, और फिर एयर में जो जो कंपोनेंट है उसके अकॉर्डिंगली इसने BeO और Be3N2, जैसे कि एल्यूमिनियम बनाता है ग्रुप नंबर 13 में, BeO Be3N2 बना लेगा, BeO Be3N2 बना लेगा। मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड बर्न्स विद डेजलिंग ब्रिलियंस। ये आपको पाउडर्ड बेरिलियम ब्रिलियंटली, क्योंकि पाउडर्ड हो गया, सरफेस एरिया बढ़ गया, और किसी का अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन वैसे भी बढ़ जाना है। फिर लिखा जी मैग्नीशियम कंपेरेटिवली अगर मैं देखूं तो ये जो मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो तो पता ही है, टॉप से बॉटम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है, एंड बर्न्स विद डेजलिंग ब्रिलियंस। डेजलिंग ब्रिलियंस के साथ बर्न होएगा और कहानी वही लिखेगा, MgO Mg3N2 जो कि लिथियम करता है। लिथियम इसका डायगोनली छोटा भाई है। ठीक है जी। एंड देन कैल्शियम सोडियम बेरियम आर रेडली अटैक्ड बाय एयर। उन पे अगर मैं बात करूं कैल्शियम पे, ये तो तैयार ही बैठे हैं, ये एयर से रेडली अटैक्ड होंगे क्योंकि साइज भी बड़ा हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी बढ़ गई है, और उसके बाद इन्होंने ऑक्साइड और नाइट्राइड। तो कम से कम इतनी बात तो मुझे समझ में आई और आपको भी आ जानी चाहिए कि सारे के सारे नाइट्राइड का फॉर्मेशन करते हैं।
ये सारे के सारे नाइट्राइड का फॉर्मेशन करते हैं, ये सारे के सारे नाइट्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। दे ऑल्सो रिएक्ट विद वाटर विद इंक्रीजिंग विगर इवन इन कोल्ड टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स। अगर मैं इन सबको पानी के साथ भी डाल दूं तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें MOH होल ट्वाइस के हाइड्रोक्साइड बनाकर देंगे, MOH के होल ट्वाइस ऑर्डर में हाइड्रोक्साइड बनाकर देंगे। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस, जो पहला नंबर था वो आपने समझ ही लिया। अब मैं हैलोजेंस के साथ रिएक्टिविटी की बात कर रहा हूं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस, reactivity towards halogens, the alkaline earth metals combines with halogen। ठीक है जी, यहां सेकेंड लिख दिया गया, यहां हेलोजन लिख दिया गया और फिर लिखा गया एलिवेटेड टेम्परेचर पे, मतलब गर्म करने पर, मतलब हीट देने पर। all the alkaline earth metal combine with halogen at elevated temperature forming their halides, formula MX2। ओके, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, अब बेरिलियम में सबसे बड़ी मुसीबत फंसती है, तो अमोनियम ट्वाइस BeF2, ठीक है जी, अमोनियम ट्वाइस BeF4, क्योंकि BeF2 तो खुद हो जाएगा ना, इज बेस्ट रूट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ BeF2। बेस्ट रूट करना क्या है जी, इसको 600 से 800 केल्विन पर हीट करना है। तो एक तो आपको मिल जाएगा इसमें अमोनियम BeF4 को हीट करने से BeF2, बाकी तो आपको अमोनिया और अमोनियम फ्लोराइड मिल ही जाएगा। एंड BeCl2 इज कन्वीनियंटली मेड बाय, अगर मुझे BeCl2 बनाना है तो मुझे बेरिलियम का ऑक्साइड जो जनरली एयर में बैठे बैठे बन जाता है उसको रिड्यूस करूंगा, और कार्बन इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एट हाई टेम्परेचर 600 से 800 केल्विन पर। ये तो नॉर्मली हीट करने से बन जाएगा, इसको हाई टेम्परेचर पर कार्बन इसको रिड्यूस करेगा, फिर क्लोरीन का स्ट्रीम उसमें डाल देना, तो आपको BeCl2 और कार्बन मोनोऑक्साइड माइनस होता हुआ दिख जाएगा। तो कुल मिलाकर हेलाइड्स को बनाना हमारे लिए बेरिलियम मैग्नीशियम से ऑनवर्ड्स तो आसान है, बेरिलियम में थोड़ा डिफिकल्ट टास्क था। इसीलिए लालू जी आकर क्या बोल रहे हैं, लालू जी बोल रहे हैं कि बेरिलियम के क्लोराइड को हम इनडायरेक्टली प्रिपेयर करते हैं। डायरेक्टली प्रिपेयर करना मुश्किल काम हो रहा है, मुश्किल काम हो रहा है। इसके बाद हाइड्रोजन के साथ चलते हैं जी, वही सेम स्टोरी है, सारे के सारे एलिमेंट्स हाइड्रोजन से रिएक्ट कर सकते हैं सिर्फ बेरिलियम को छोड़कर। तो यहां जो जनरल फॉर्मूला बनेगा वो MH2 बनेगा, जो जनरल फॉर्मूला बनेगा वो MH2 बनेगा। ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट बेरिलियम कंबाइन विद हाइड्रोजन अपॉन हीटिंग टू फॉर्म देयर हाइड्राइड्स, फॉर्मूला आपके पास है MH2, फॉर्मूला आपके पास है MH2। BeH2 however can be prepared by the reaction of BeCl2 with lithium aluminium hydride। जो BeCl2 है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, BeCl2 है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है जी। अब यहां आपके पास BeH2 आ जाएगा। तो इसके बारे में सारे जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। और BeCl2 का ये क्लोराइड एक एनायन हाइड्राइड से हमने डिस्प्लेस कर दिया। तो कुल मिलाकर BeCl2 को तैयार किया जा BeH2 को तैयार किया जा सकता है BeCl2 से एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट लेकर। तो बेरिलियम ही नखरेबाज है जैसा कि आपको दिख रहा है। अब उसके बाद वो कह रहा है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी। द एल्कलाइन अर्थ मेटल रेडली रिएक्ट विद एसिड्स लिबरेटिंग डाइहाइड्रोजन। तो यहां मेटल्स लिखे गए, यह HCl लिखा गया और यहां MCl2 बनाकर हाइड्रोजन हमने क्या करवा दिए, लिबरेट करवा दिए। बस इतनी सी बात थी, रेडली रिएक्ट विद एसिड्स, रेडली रिएक्ट विद एसिड्स, रेडली रिएक्ट विद एसिड्स। उसके बाद है रिड्यूसिंग नेचर, में आपको पहले ही बोला था कि इसमें एक जनरल ट्रेंड है, रिड्यूसिंग नेचर का एक जनरल ट्रेंड है, रिड्यूसिंग नेचर का एक जनरल ट्रेंड है। लाइक एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, फर्स्ट मतलब द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर स्ट्रांगली रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग तो है, कोई रोक ही नहीं सकता इसको, क्यों, क्योंकि इनके E0 भी माइनस में ठीक ठाक है,
स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। फिर उसने कहा दिस इज इंडिकेटेड बाय द लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ देयर ई नोड्स, तो इनके जो ई नोड्स हैं वो लार्ज नेगेटिव है, इतनी बात समझ में आती है। However, their reducing power is less than those of, बिल्कुल भी ठीक है। यहां फर्स्ट डे के कंपैरिजन में इनकी रिड्यूसिंग पावर थोड़ी सी कम है, ये बिल्कुल ठीक बात है। रिड्यूसिंग पावर इज लेस देन दोज ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एल्कली मेटल, बेरिलियम हैज लेस नेगेटिव वैल्यू कंपेयर टू अदर। तो मैंने तो इसके लिए एक सिंपल फंडा आपके दिमाग में डाल ही दिया ना, क्या कि बेरिलियम से बढ़ते चले जाए और एंड कहां तक आ जाए, रेडियम तक। रेडियम रेडियोएक्टिव है लेकिन एक स्टेबल रेडियोएक्टिव है, तो ये हमें टॉप से बॉटम रिड्यूसिंग पावर बढ़ती हुई दिखती है। क्लियर है? However, the reducing nature is due to large hydration enthalpy associated with small size of beryllium plus 2 and relatively large value of the atomization enthalpy of metal। कुल मिलाकर मुझे जो बात समझ में आती है, E नोट इज इक्वल टू क्या होता है, HIS होता है। ठीक है जी, तो नेगेटिव आया बेरिलियम का तो इसकी वजह से आ गया, तो ये एक ऐसा फैक्टर बना जिसने बेरिलियम के SRP को नेगेटिव बनने में हेल्प की, लेकिन इन दोनों ने उसको क्या कर दिया, अपोज कर दिया। मैंने आपको बताया था ये एक्सो है और ये दोनों प्रोसेस एंडो है, इन दोनों ने मिलकर इसको डिसाइड करना होता है, इन दोनों ने मिलकर इसके साथ मिलकर इसको डिसाइड करना होता है। दो पॉजिटिव एक नेगेटिव और फाइनल रिजल्ट जो आएगा। तो बेरिलियम का लेस नेगेटिव ई नोट इसलिए हुआ, साइज छोटा था, हिट ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा थी, लेकिन हाइड्रेशन एंथैल्पी ने कहीं ना कहीं उसको कंपनसेट किया। लाइनें फिर पढ़ दूं, बेरिलियम हैज लेस नेगेटिव वैल्यू कंपेयर्ड टू अदर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, हाउएवर इट्स रिड्यूसिंग नेचर इज ड्यू टू लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्मॉल साइज ऑफ बेरिलियम प्लस 2 आयन एंड रिलेटिवली लार्ज वैल्यू ऑफ द एटोमाइजेशन। तो उधर का प्लस इधर का माइनस दोनों क्या हुए, कंपनसेट हुए हैं। फिर आपको पता है फर्स्ट डे में हमने क्या डिस्कशन किया था, सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। सेम कहानी लिखूंगा, पहले मेटल लिख दूंगा, फिर x प्लस वाई अमोनिया लिख दूंगा, फिर m लिखकर अमोनिया x लिख दूंगा, फिर E लिखकर अमोनिया y, बस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 2 और m प्लस 2 लिख देंगे जी। कैसा है जी, कंडक्टर है। कैसा है जी, ब्लू है। कैसा है जी, पैरामैग्नेटिक है। कंडक्टिविटी की वजह बताओ, तो आप स्मार्ट हो इस मामले में। मैंने आपको पहले ही कहा था कि कंडक्टर होने के पीछे आयन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंडक्टर होने के पीछे आयन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। पैरामैग्नेटिज्म और ब्लू कलर के पीछे, पैरामैग्नेटिज्म और ब्लू कलर के पीछे, पैरामैग्नेटिज्म एंड ब्लू कलर के पीछे आपके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। Like alkali metals, the alkaline earth metal dissolve in liquid ammonia to give the deep blue black solution forming ammoniated ions. From these solutions the ammoniates m ammonia whole 6 plus 2 coordination chemistry आपने पढ़ी हुई है। अगर आप चाहें तो यहां से m अमोनिया होल 6 प्लस 2 को कोऑर्डिनेशन टाइप के कंपाउंड को रिकवर कर सकते हैं एवोपरेशन करवाकर। एम अमोनिया होल 6 टाइप के कंपाउंड्स को रिकवर कर सकते हैं। फ्रॉम दिस सॉल्यूशन द अमोनिएट्स एम अमोनिया होल 6 प्लस 2 कैन बी रिकवर्ड। अब इसके बाद वो यूजेस की तरफ बढ़ रहा है। तो मैंने आपसे कहा था जितना लेक्चर आप सुन रहे हैं इसमें से आपके काम का 10-12 मिनट का ही है, बाकी सब पुरानी बातें हो रखी हैं। यूजेस पे नजर मार लें एक बार। तो यूजेस में सबसे पहले बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम के अलॉयज बनते हैं। तो जैसे कि बेरिलियम को ऊपर बेकू करके, बेरिलियम को ऊपर कॉपर बेरिलियम बोलते हैं आप, कूबे करके, तो ये हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग्स बनाने में काम आता है। ठीक हो गया। मेटेलिक बेरिलियम एक्सरे की ट्यूब्स बनाने के काम आता है। हाँ, उसके बाद हमारे पास है जो मैग्नीशियम, यहां इधर चले जाएं दूसरे नंबर पे, फिर यहां तीसरे नंबर पे आ जाना। उसके बाद यहां दूसरे नंबर पे लिखा है जी मैग्नीशियम के अलॉयज। जैसे मैग्नीलियम बनता है, मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम, मैग्नीलियम लिखा नहीं एनसीईआरटी ने, मैं बता रहा हूं आपको। मैग्नीलियम, मैग्नीलियम वेट वाइज लाइट होता है तो उससे एयरक्राफ्ट बनते हैं। हल्का मटेरियल चाहिए ना उसके अंदर, हल्का मतलब मास में हल्का। मैग्नीशियम से फ्लैश पाउडर, क्योंकि इसके रिबन वगैरह यूज होते हैं। जब आप 10वीं क्लास में थे ना तो मैग्नीशियम को बर्न करवाया था अपने, मैग्नीशियम रिबन। तो फ्लैश पाउडर, बल्ब्स, ये बॉम्ब्स और सिग्नल्स, ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि कहीं अगर कोई वार्निंग देनी हो तो इस टाइप का मैग्नीशियम यूज करते हैं हम लोग।
और उसके बाद चले तो थर्ड नंबर पे मिलता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जब हम मेसा केमिस्ट्री इन एवरीडे पढ़ते हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ते हैं, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सस्पेंशन जिससे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, ये एंटासिड है। मैग्नीशियम कार्बोनेट टूथपेस्ट करते हो आप, उसमें होता है कैल्शियम कार्बोनेट भी और मैग्नीशियम कार्बोनेट भी। कैल्शियम को कार्बन की जगह पे रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं हम लोग। बाकी कैल्शियम बेरियम आपको पता है एलिवेटेड टेम्परेचर पे एयर से रिएक्शन करके ऑक्साइड नाइट्राइड बनाते हैं, याद करो पीछे भी बताया था। तो कहीं ना कहीं ये वैक्यूम ट्यूब में से हम एयर का रिमूवल करने में यूज करते हैं। रेडियम के नाम से रेडियोथेरेपी में पता चल रहा है, और कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका यूज करते हैं। तो ये 1 मिनट में हमारे यूजेस हुए, रिवीजन कर लेते हैं। बेक को स्ट्रेंथ स्प्रिंग को देने में, मेटेलिक बेरिलियम एक्सरे ट्यूब बनाने में, इसके बाद मैग्नीशियम मैग्नीलियम करके एयरक्राफ्ट बनाने में, फ्लैश पाउडर बल्ब्स और सिग्नल्स बनाने में, फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सस्पेंशन, एंटासिड, कार्बोनेट टूथपेस्ट, कैल्शियम कार्बन की जगह रिडक्शन करवाने में, ये एयर का रिमूवल करवाने में, रेडियम रेडियोथेरेपी में तो बेरिलियम से शुरू हो जाइएगा, स्प्रिंग को स्ट्रेंथ देने में, और एक्सरे की ट्यूब मैग्नीशियम पे आ जाइएगा, मैग्नीलियम एयरक्राफ्ट हो गया और मैग्नीशियम के फ्लैश पाउडर हो गया, फिर कैल्शियम पे आ जाइएगा। क्लियर? ये यूज होता है मैग्नीशियम में, फिर सस्पेंशन को यूज कर सकते हैं आप लोग एंटासिड और टूथपेस्ट में कार्बोनेट। फिर कैल्शियम पे आ जाइएगा, ये मेटल का एक्सट्रैक्शन में काम आता है कार्बन की जगह पे। फिर कैल्शियम स्ट्रोंशियम का नाम नहीं लिखा कहीं पर। फिर रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम द वैक्यूम ट्यूब में से, फिर रेडियम रेडियोथेरेपी कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है। ठीक है जी। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो डाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्रीडोमिनेंट वैलेंसी। लो जी, तो इसमें तो कोई कंप्रोमाइज है ही नहीं। 2022 में फर्स्ट की पूछी गई KO2 के थ्रू, इसके बारे में पता ही है रिडोक्स चैप्टर में भी कि +2 से ऊपर नीचे तो भाई साहब कभी होते ही नहीं है। द एल्कलाइन अर्थ मेटल फॉर्म कंपाउंड विच आर प्रीडोमिनेंटली आयोनिक। ठीक है जी। लेकिन अगर मैं इनके कंपाउंड्स में स्टार्ट के मेंबर्स की बात कर लूं, स्टार्ट के मेंबर्स की बात कर लूं, तो ये कोवेलेंट बनाएंगे फजान्स रूल। ये आपके लिए आसान बात है। द एल्कलाइन अर्थ मेटल फॉर्म कंपाउंड्स व्हिच आर प्रीडोमिनेंटली आयनिक बट लेस आयनिक देन द कोरस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स। क्योंकि फर्स्ट वालों के और सेकंड के कंपैरिजन में, सेकंड में +2 भी और साइज भी छोटा है, तो फर्स्ट वाले ज्यादा आयनिक है। पुरानी बातें सारी की सारी। This is due to the increasing nuclear charge and smaller size. The oxides and other compounds of beryllium, magnesium are more covalent. यहाँ लिखा है बोर्ड पे। And those formed by the heavier and large size membered calcium, जबकि कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम क्या करेगा, मेनली आयनिक बनाएगा। कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम मेनली क्या बनाएगा, आयनिक बनाएगा। ठीक होगी बात। The general characteristics of some of the compounds of alkali earth metals are described as, तो सबसे पहले ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की बात कर रहा है। सबसे पहले ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स की बात कर रहा है। ठीक है जी। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मोनोऑक्साइड व्हिच एक्सेप्ट फॉर BeO हैव रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। तो जब यहां मैं MO बना दूंगा तो BeO को छोड़कर, क्लियर ना, बाकी सबका जो स्ट्रक्चर होएगा, सॉलिड चैप्टर में हमने सीखा था रॉक सोल्ट। ठीक है जी, रॉक सोल्ट। मैं इस पे अब कोई ज्ञान नहीं बांटने वाला आपको, ये आपको पता है ऑलरेडी। द एल्कलाइन अर्थ मेटल बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म द मोनोऑक्साइड, ये फॉर्मूला मोनोऑक्साइड का बन गया। MO which except for BeO have the rock salt structure, rock salt structure. The BeO is essentially covalent in nature. BeO के बारे में कई बार पढ़ गए हम लोग। ये नेचर वाइज क्या हो रहा है जी, कोवेलेंट, एसेंशियली कोवेलेंट इन नेचर, कोवेलेंट इन नेचर। The enthalpies of formation of oxides are quite high and consequently they are very stable to heat. जब मैं इनको बनाऊंगा M+O2 करके, तो मेरे पास जो MO बनेगा उसका जो डेल्टा H होगा वो हाईली नेगेटिव होगा। इसीलिए जितने भी MO हमारे पास बन रहे हैं, +2 -2 की लैटिस एनर्जी की वजह से भी खतरनाक स्टेबल बन रहे हैं, डेंजरसली स्टेबल बन रहे हैं। The BeO is essentially covalent in nature. The enthalpies of formation of these oxides are quite high and consequently they are very stable to heat.
बीईओ इज एम्फोटेरिक। मैं पहले से आपको बोलता आ रहा हूं कि बीईओ हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की कैटेगरी में है बीईओ, वाइल ऑक्साइड ऑफ अदर एलिमेंट्स जो बाकी बच गए हैं रिमेनिंग कैसे हैं जी, बेसिक नेचर के हैं। कैसे हैं जी, बेसिक नेचर के हैं। एंड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म स्प्रिंगली सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड्स, पानी में कम घुलने वाले। जब मेरे साथ में हाइड्रोजन चैप्टर कर रहे थे ना आप लोग, तो हाइड्रोजन चैप्टर में भी हमारी ये बात हुई थी कि MgOH होल ट्वाइस का पानी में सोल्यूबिलिटी कम है, तो कम घुलने वाले हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, कम घुलने वाले हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। वो MO पे पानी डाल दें तो फॉर्मूला MOH होल ट्वाइस निकलकर आ जाएगा। ठीक है जी। द सोल्युबिलिटी, ठीक है जी, थर्मल स्टेबिलिटी एंड द बेसिक कैरेक्टर ऑफ दीज हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस। तो कहीं ना कहीं हमें वो कह रहा है इस स्प्रिंगली सोल्यूबल, अच्छी बात हो गई। द सोल्युबिलिटी 6 नंबर पे लिख रहा है, सोल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी एंड द बेसिक कैरेक्टर, बेसिक नेचर, ये सारे के सारे टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहे हैं। तो इस लाइन को स्पेशली हाईलाइट करिएगा, पेपर वाले इस पर बात कर सकते हैं आपसे। इसको लालू देना चाहिए वैसे तो, लेकिन ठीक है, मैंने स्टार लिख दिए 5 इस पर। विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर MgOH होल ट्वाइस टू BaOH होल ट्वाइस, इसमें आ गया। द एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड आर हाउएवर लेस बेसिक एंड लेस स्टेबल देन एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स। वर्डिंग अच्छी है ये वाली। द एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर हाउएवर लेस बेसिक, वो तो वो नहीं था क्योंकि उनके पास +1 है, इनके पास +2 है। इनका इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलता है, इनका इलेक्ट्रॉन देरी से निकलता है। तो फर्स्ट डे के कंपैरिजन में सेकेंड डे वालों का बेसिक कैरेक्टर कम है, बेसिक कैरेक्टर कम है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड तो मैं बोल चुका हूं कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर है। एज इट रिएक्ट्स विद एसिड एंड एल्कली, भाई साहब जो एम्फोटेरिक होता है ना, उसका मतलब ही होता है कि वो एसिड से भी रिएक्ट करेगा और बेस से भी रिएक्ट करेगा, दोनों से रिएक्ट करेगा। तो ये Be पर दो एम्प्टी ऑर्बिटल आप देख पा रहे हैं, ये हमारा लुइस एसिड है, दो हाइड्रोक्साइड है, तो बेस के दोनों OH एक एक करके एंटर कर गए। फिर हमने बेस की जगह पर एसिड की रिएक्शन कराई, वो जो एम्प्टी ऑर्बिटल थे ना, वहीं जाकर सीधा अटैक करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया दो हाइड्रोक्साइड ने। जब HCl और वाटर की बात कर रहे हो तो यहां थोड़ा सा इन्होंने शायद भांग पी के लिखा हुआ है एनसीईआरटी वालों ने, BeOH होल फॉर Cl2, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा है। फिर हम समझ ले कि इसके साथ पानी के दोनों मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना गए, और इन OH के साथ ये HH कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे नहीं, लेकिन पानी जरूर बनाएंगे। तो बेरिलियम के अराउंड इस तरीके से H की एक्सेप्टेंसी हो गई है। एम्प्टी ऑर्बिटल में H+ जाएगा, क्यों? H+ खुद बेचारा निकम्मा है, गरीब है, जीरो है, कुछ नहीं है उसके पास, जुड़ेगा कैसे? तो इसको वाटर ही बनाना पड़ेगा, देन वो उस पर अटैच हो सकता है। ठीक है जी। तो ये इन्होंने लिखा है, मेरे को तो इसकी स्टोरी समझ नहीं आ रही, लिखा कैसे उन्होंने। बेरिलियम पे +2 होता है, हाइड्रोक्साइड पे -2 होता है, -1 होता है, 4 माइनस यहां हुए तो -2 आकर 2 Cl कैसे जुड़ गए? ठीक है ना। या तो इसको वो कुछ ऐसे लिख देता तो मैं उसकी बात मान लेता, लेकिन ये भी नहीं लिखा उसने, ये तो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। क्लियर ना। तो एनसीईआरटी की ये गलती है। हैलाइड्स के डिस्कशन में हमारे पास है कि बेरिलियम को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी जितने भी मेरे पास MX2 बनेंगे वो नेचर वाइज आयनिक होंगे। ये आपके लिए मेरे ख्याल में बहुत पुरानी बात हो गई है। बेरिलियम हैलाइड्स आर एसेंशियली कोवेलेंट। तो लो जी, BeX2 की बात कर लें, और शायद इस बात को आप ढेरों बार सुन चुके हो, कारण आपको पता है फजांस रूल, हाई चार्ज ऑफ बेरिलियम मोर पोलराइजेशन पावर, मोर पोलराइजेशन पावर। बेरिलियम हैलाइड्स आर एसेंशियली कोवेलेंट एंड सोल्यूबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, पुरानी बात हो गई है। सोल्यूबल इन द ऑर्गेनिक सोलवेंट्स, ठीक होगी बात। चलो, बेरिलियम क्लोराइड हैज अ चेन स्ट्रक्चर, बेरिलियम क्लोराइड का चेन स्ट्रक्चर है। वैसे भी एम्प्टी ऑर्बिटल पड़े हुए हैं, सॉलिड स्टेट के अंदर ये चेन
स्ट्रक्चर इन द सॉलिड स्टेट BeCl अब यहां एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये अपना लोन पे डोनेट करेंगे। फिर इसी तरीके से कॉन्टिन्यूअसली स्ट्रक्चर ग्रो करता चला जाएगा। और वैसे ही मैंने आपको बताया था कि कोवलेंट है तो पॉलीमर है, आयनिक में पॉलीमर होने के चांसेस नहीं है इन द वेपर फेज। तो अब थोड़ा सा BeCl2 को PMT का क्वेश्चन है, पोस्टमार्टम कर ले। BeCl2 इन वेपर स्टेट, इन द वेपर स्टेट tends to form a chloro-bridged dimer BeCl2 whole twice, ठीक होगी बात, which dissociate into a linear monomer that is 180 degree sp hybrid BeCl2 में कन्वर्ट हो जाएगा at high temperature of order of 1200 केल्विन 1200 केल्विन। ये अच्छी लाइन है जिसको आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए कि वेपर स्टेट में डाइमर ही होएगा, लेकिन 1200 केल्विन के आसपास पहुंचते पहुंचते भाई साहब क्या हो जाएंगे, मोनोमर में कन्वर्ट हो जाएंगे। टेंडेंसी टू फॉर्म हैलाइड हाइड्रेट ग्रेजुअली डिक्रीजेस, वो तो पहले मैंने आपको बताया था कि जो इनकी टेंडेंसीज हैं, बाकी तो आपको पता चल ही गया कि अगर मैं BeCl2 को थोड़ा सा लिक्विड स्टेट में लेकर आऊं तो भी डाइमर फेम में रुकेगा, सॉलिड में आपके पास पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर ही रहा है, ठीक है। अब उन्होंने कहा जो हाइड्रेट फॉर्मेशन की टेंडेंसी है, हाइड्रेट बनाने की जो टेंडेंसी है, द टेंडेंसी टू फॉर्म हैलाइड हाइड्रेट ग्रेजुअली डिक्रीजेस, बेरिलियम के साथ बहुत ज्यादा जुड़ेंगे। अब देखो पीछे अभी तक क्या लिख रहा था, MgCl2.6 वाटर, यहां लिखा हुआ MgCl2.8 वाटर, कैल्शियम क्लोराइड .6 वाटर कंपेरिजन के लिए लिखा उसने, SrCl2.6 वाटर, ठीक होगी बात, एंड BaCl2.2 वाटर। लेकिन फर्स्टे वाले ऐसी हरकतें करते हुए नहीं पाए जाते एक्सेप्ट लिथियम डाउन टू द ग्रुप द डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रेटेड क्लोराइड ब्रोमाइड एंड आयोडाइड ऑफ कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम कैन बी अचीव्ड ऑन हीटिंग। अगर आप कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम को हीट करें तो इसका पानी उड़ जाएगा और फिर डिहाइड्रेटेड सोल्ट आपको मिल जाना है, हीट करेंगे डिहाइड्रेटेड सोल्ट आपको मिल जाना है। लेकिन जब MgCl2.8 वाटर की बात करें, ये हमारे लालू जी काम आएंगे, हमारे क्या लिख रहे हैं जी, द डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रेटेड क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स ऑफ कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम कैन बी अचीव्ड ऑन हीटिंग, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाउएवर द कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रेटेड हैलाइड ऑफ बेरिलियम मैग्नीशियम और हीटिंग सफर फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस। जब मैं बेरिलियम क्लोराइड डॉट वाटर की बात करूंगा, मैग्नीशियम क्लोराइड डॉट वाटर की बात करूंगा, इसको हीट करूंगा ना तो इनका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। हाइड्रोलाइसिस आप समझते हैं, पानी की प्रेजेंस में कंपाउंड का टूट जाना, तो ये BeO MgO बनाने की तरफ जाएंगे, BeO MgO बनाने की तरफ जाएंगे, हाइड्रोक्साइड बनाने की तरफ जाएंगे। ये खतरा मुझे बेरिलियम मैग्नीशियम, और वैसे भी यार ये सबसे बड़ी गद्दार है, बेरिलियम मैग्नीशियम उधर से लिथियम गद्दार अपने ग्रुप का, लिथियम ने इस ग्रुप के मैग्नीशियम को भी गद्दार बना लिया है, तो ये गद्दारी करते हुए नजर आएंगे आपको। बाकी आयनिक ये कोवलेंट, बाकी सारे कहते हैं हम तो पानी आराम से निकाल देंगे, तो ना मैं तो हाइड्रोलाइज होऊंगा। तो ये आपको मिलेंगे दोनों। और NCERT की पहली लाइन भी यही थी जब हम एस ब्लॉक शुरू करके आए थे। उसके बाद द फ्लोराइड्स आर रिलेटिवली लेस सोल्यूबल, तो यहां बात करूं मैं BeF2 की, तो हेलाइड्स में चलो यहां लिख देते हैं स्टार लगाकर, BeF2 बेरिलियम फ्लोराइड हुआ। ये जितने भी फ्लोराइड्स हुए वो कंपैरेटिवली कम घुलते हैं क्योंकि लैटिस एनर्जी इनकी ज्यादा हो गई है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोराइड, लेस सोल्यूबल देन द क्लोराइड ओइंग टू देयर हाई लैटिस एंथैल्पी, तो इनकी सोल्यूबिलिटी कम है। और MCl2O तो उसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा है। लॉजिक आप खुद लगा सकते हो अगर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन जुड़ता है तो। अब आपके पास है सोल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड मैंने आपको बताया था कि जिस पर एक डबल बॉन्ड O हो
एज वेल एज OHBO, उसको बोलते हैं ऑक्सो एसिड्स। सोल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। तो पहला आपके पास है कार्बोनेट, पहले नंबर पे फॉर्मूला पूछेगा वो MCO3 बना देना जी। कार्बोनेट्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। लो जी, काम तमाम। BeCO3 से लेकर BaCO3 तक साफ साफ लिखा गया इनसोल्यूबल, और जब कुछ ना लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट पानी होता है। कार्बोनेट्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर एंड कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय एडिशन ऑफ अ सोडियम और अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन टू अ सॉल्यूशन ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ दीस मेटल्स। इनसोल्यूबल लिख दिया, लेकिन टॉप से बॉटम ये सोल्यूबिलिटी कम होती है। ये भाई साहब तो PPT बना रहे होते हैं। उसने कहा जी अगर मैं बेरिलियम कार्बोनेट को गिराना चाहता हूं डाउन, कार्बोनेट्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑफ आर इनसोल्यूबल इन वाटर लिख दिया हमने, जनरल कैन लिख दिया, एंड कैन बी प्रेसिपिटेटेड, और इनको प्रेसिपिटेट किया जा सकता है। कैसे प्रेसिपिटेट कर सकते हैं? बाय द एडिशन ऑफ सोडियम और अमोनियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम कार्बोनेट कॉमन एन इफेक्ट लग जाएगा टू अ सॉल्यूशन ऑफ अ सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ दीज मेटल। सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ दीज मेटल, तो सोल्यूबल सॉल्ट में मान लो MOH होल ट्वाइस आ गया, ठीक हो गया। तो ये दोनों तो NaOH बना लेंगे और यहां से हम इसको प्रेसिपिटेट करके नीचे गिरा लेंगे। मिल्कीनेस डिसअपियर, मिल्कीनेस अपीयर, ये बातें आपने सुनी है ढेरों बार। द सोल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट इन वाटर डिक्रीजेस, ये मैंने लिख दिया ऊपर, और इसको मैं लालू से लिखना चाहूंगा। हमारे लालू जी आए, लालू जी आके बताओ कि सोल्युबिलिटी का ट्रेंड एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। सोल्युबिलिटी का ट्रेंड एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, ठीक है जी। ऑल द कार्बोनेट डिकम्पोजिंग और हीटिंग, सारे के सारे डिकम्पोज होने लगेंगे। MCO3 हीट करोगे, MO ऑक्साइड पसंद है और CO2, ठीक है जी। टू गिव डाइऑक्साइड ऑक्साइड, बेरिलियम कार्बोनेट इज अनस्टेबल। भाई साहब BeCO3 तो इतना घबराया हुआ है, क्यों? वेरी स्मॉल कीटायन विद वेरी लार्ज एनायन, तो ये हाईली अनस्टेबल है। तो इसको तो कई बार संभाल के रखना पड़ता है। इन द एटमोस्फियर ऑफ CO2 कैन बी केप्ट ओनली इन द एटमोस्फियर ऑफ CO2, ताकि इक्विलिब्रियम बना रहे इसकी स्टेबिलिटी का। बाकी स्टेबिलिटी वाला भी टॉप से बॉटम बढ़ेगा। द थर्मल स्टेबिलिटी, बेरिलियम कार्बोनेट मैंने बोल ही दिया, अगर थर्मल स्टेबिलिटी पूछ ले तो BaCO3 सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद वो डिस्कशन नंबर 2 शुरू करेगा सल्फेट्स के साथ। जनरल फॉर्मूला MSO4 बनेगा। द सल्फेट्स ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर ऑल व्हाइट सॉलिड्स, तो लिखने की बात नहीं है। क्यों नहीं है? भाई साहब आयोनिक है, तो ये सब व्हाइट सॉलिड्स ही होने वाले हैं। एंड स्टेबल टू हीट, ये स्टेबल भी है। BeSO4 MgSO4 रेडली सोल्यूबल इन वाटर, फिर पुरानी बात लग गई। BeSO4 +2 - 2 सोल्युबिलिटी टॉप से बॉटम। यहां आपको एक ट्रिक सिखा दूं, जब भी चार्ज +2 - 2 +2 - 3 +2 - 1 कुछ भी ऐसा हो, तो सोल्युबिलिटी टॉप से बॉटम डिक्रीज करेगी, क्योंकि जितना छोटा कीटायन होगा उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी, उसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन, उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी जबरदस्त होने वाली है। दैट्स व्हाई बेरिलियम के सल्फेट्स ज्यादा घुलते हैं। द ग्रेटर हाइड्रेशन एंथैल्पी बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आयंस ओवरकम द लैटिस एंथैल्पी फैक्टर एंड देयरफॉर दीस सल्फेट्स आर सोल्यूबल इन वाटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, व्हाई द BeSO4 इज सोल्यूबल इन वाटर, व्हाई द BeSO4 इज सोल्यूबल इन वाटर। तो आप बोलोगे इसलिए सोल्यूबल है क्योंकि इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी लिथियम प्लस से 5 गुना 2500 किलोजूल पर मोल के आसपास रीच कर गई है। नाइट्रेट्स का जनरल फॉर्मूला MnO3 होल ट्वाइस बन गया। द नाइट्रेट्स आर मेड बाय डिसोल्यूशन ऑफ कार्बोनेट्स इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो ठीक है, बनाना हो इनको तो हम कार्बोनेट्स को डाइल्यूट HNO3 में डाल दें, जिससे हमारे पास MnO3 होल ट्वाइस बन के सामने आ जाएगा। मैग्नीशियम नाइट्रेट क्रिस्टलाइजेस विद 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। Mg, ये तो इनकी टेंडेंसी है ना,
ये तो इनकी आदत है ना। MgNO3 whole twice 6 water. Where is barium nitrate crystallizes as anhydrous? Top से bottom tendency to form the hydrates क्या होती है जी? कम होती है। ठीक हो गया। This again shows a decreased tendency to form hydrates from top to bottom with increasing size or decreasing hydration enthalpy. All of them decomposes on heating to give the oxide like lithium nitrate. जब मैं इसको हीट करूंगा तो लिथियम की रिश्तेदारी इस ग्रुप से है, तो जैसे लिथियम का ऑक्साइड बनता है वैसे इनका MO बनता है, NO2 निकलता है और ऑक्सीजन रिलीज होगी। ठीक है जी। 2 लिख दो तो थोड़ा सा बैलेंसिंग की तरफ आ जाओगे। 2MO 4NO2 पूरा ऑक्सीजन। तो अगर आपको याद है तो इसको मैं लालू जी से इज्जत दिलवाना चाहता हूं। लो जी, लालू जी से इसको इज्जत मिल गई है और मैंने स्टार लगा दिए हैं, तो लालू जी को इनवाइट नहीं किया गया, यहीं से बात कर ली गई है आपके साथ। प्रॉब्लम है एल्कालाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड इन वाटर डिक्रीज इंक्रीजेस डाउन टू द ग्रुप। उसने कहा एक प्रॉब्लम आपके पास है 10.4 कि मेरे पास एल्कालाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड्स मतलब BeOH होल ट्वाइस से लेकर फिर BaOH होल ट्वाइस तक सोल्युबिलिटी। व्हाई डज द सोल्युबिलिटी ऑफ एल्कालाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड इन वाटर इंक्रीजेस? बढ़ क्यों रही है? बढ़ क्यों रही है? वैसे तो सीधा सीधा नीट का क्वेश्चन बन रहा इनके हाइड्रोक्साइड को लेकर, +2 हो, -2 हो, +2 हो, -3 हो, सोल्युबिलिटी टॉप से बॉटम घटेगी लैटिस एंथैल्पी की वजह से। +2 -1 हो तो ऐसा हरकत होने वाली नहीं, +1 -1 हो तो टॉप से बॉटम इंक्रीज। जनरली सोल्युबिलिटी टॉप से बॉटम बढ़ती है, लेकिन +2 -2 +2 -3 ऐसा कुछ हो तो सोल्युबिलिटी घटती है। जनरल ट्रेंड अपने दिमाग में डालकर रख लें। अमंग एल्कालाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड द एनाइन बीइंग कॉमन द कीटाइन एनाइन तो कॉमन हो गया, हाइड्रोक्साइड 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 द कीटाइन रेडियस विल इन्फ्लुएंस द लैटिस एंथैल्पी। ये छोटा है ये बड़ा है। ठीक हो गया। सिंस लैटिस एंथैल्पी डिक्रीजेस, इसकी लैटिस एनर्जी कम है, मच मोर देन द हाइड्रेशन एंथैल्पी विद इंक्रीजिंग आयोनिक साइज। इसलिए पता और करना क्या होता है, देखो इन्फॉर्मेशन है कि टॉप से बॉटम सोल्युबिलिटी बढ़ रही है, तो कारण बताएं। तो आपको करना क्या है, तो आपको देखना है कि ये +2 -1 वाला है। ओके 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 ओके, +2 -1 वाला है तो ठीक है, सोल्युबिलिटी टॉप से बॉटम क्या करा दो, बढ़ा दो बढ़ा दो बढ़ा दो। तो भाई क्या होएगा, बढ़ानी है, बॉटम वाला ज्यादा सोल्यूबल है तो लैटिस कम कर दो, हाइड्रेशन का नाम मत लेना क्योंकि हाइड्रेशन तो छोटे कीटाइन में बोलते हो ना। और अगला क्वेश्चन 10.5 में क्या पूछा हुआ है, सल्फेट कार्बोनेट की जो आपके पास पानी में सोल्युबिलिटी है वो घट रही है घट रही है घट रही है, टॉप वाला सबसे ज्यादा, तो छोटा साइज हो तो हाइड्रेशन को डोमिनेट करवा दो। सिंपल सी बात है, 2-3 बार सुनो इसको तो कहानी समझ में आ जाएगी कि हाइड्रेशन डोमिनेट कराना है कीटाइन के छोटे होने पर और लैटिस डोमिनेट करवाना है हमें कीटाइन के बड़े होने पर। फिर एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम के बारे में लिख रहा है, एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। लो जी, एनोमलस बिहेवियर तो आप मेरे साथ 13 से लेकर 18 ग्रुप में चले तो वहां भी मैं आपको एक ही बात बोलता हुआ नजर आऊंगा। जो फर्स्ट मेंबर है वो कुछ एनोमलस बिहेवियर दिखा रहा है ड्यू टू स्मॉल साइज। स्मॉल साइज है तो आयोनाइजेशन एनर्जी तो बाय डिफॉल्ट ही बढ़ जाएगी ना। फिर कोवलेंट कंपाउंड बना रहे, इजिली हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा इनका। मान लो BeCl2 हाइड्रोलाइज करो, BeOH होल ट्वाइस फिर BeO बन जाएगा। मैग्नीशियम बेरिलियम के कंपाउंड्स के बारे में आप सुन भी आए थे कि इनके हाइड्रेट्स का अगर पानी निकालना हो तो ये सफर फ्रॉम हाइड्रोलिसिस होते हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब वैलेंसी 4 से ऊपर जा नहीं पाती, एम्पिटी नहीं है। डायगोनल में बेरिलियम +2 और एल्यूमिनियम +3 नियरली सेम साइज में चाहते हैं क्योंकि इनका चार्ज साइज रेशो, अगर पुराना आपने लिथियम मैग्नीशियम पढ़ा है तो वहां भी चार्ज साइज रेशो नियरली सेम था। एल्यूमिनियम +3 का साइज एनसीईआरटी मेंशन नहीं करी तो मैंने भी इग्नोर किया। बेरिलियम पर इजीली किसी भी एसिड वैसिड का आसानी से अटैक नहीं हो सकता क्योंकि इस पे ऑक्साइड की फिल्म बनती है। एल्यूमिनियम के साथ भी अपने आसपास देखो, एल्यूमिनियम का बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आएगा आपको। बेरिलियम पर अगर एल्कलीज का बेस का अटैक हो तो ये BeOH होल 4 एल्यूमिनियम AlOH होल 4- बनाता है। दोनों क्लोरो ब्रिज्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, दोनों लुईस एसिड हेलाइड्स बनाते हैं, दोनों कॉम्प्लेक्स बनाने में कैपेबल है। BeF4-2 इसकी तो 4 से ऊपर वैलेंसी हो नहीं सकती ना। एल्यूमिनियम AlF6-3, तो ये इनका डायगोनल रिलेशनशिप हुआ। अब हम ग्रुप नंबर
जो हमारा सेकेंड ए मतलब एल्कलाइन अर्थ मेटल है उसके कंपाउंड्स का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कंपाउंड में चले कैल्शियम ऑक्साइड की तरफ। कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप कमर्शियल स्केल पे बनाना चाहते हैं, मैंने आपको बोला था कि इसके जितने भी कार्बोनेट्स हैं अच्छे खासे स्टेबल हैं, टॉप से बॉटम सेकेंड में आओगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप 1000 डिग्री के आसपास हीट करते हो मैक्सिमम टेम्परेचर, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूटता है। एक नॉर्मल सी बात है जिसको याद करने की खतरनाक नीड नहीं है। ये बेस एसिड तो भाई साहब पलटी मार लेंगे, इसलिए जितना जल्दी हो सके CO2 को रिमूव करते चले जाओ। कैल्शियम ऑक्साइड व्हाइट कलर का, ये बनाना चाहते थे हम लोग। MP बड़ा खतरनाक है क्योंकि +2 -2 से इसकी लैटिस एनर्जी बड़ी ज्यादा बढ़ गई है। ये पानी वानी को एब्जॉर्ब करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CO2 को एब्जॉर्ब करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट। आप याद करो एक रिएक्शन पढ़ी थी आपने डिकार्बोक्सिलेशन, वहां NaOH प्लस CEO प्लस NaOH से सोडा लाइम बना था। तो लाइम का काम था NaOH को, द वर्क ऑफ लाइम वॉज NaOH को प्रिवेंट करना मॉइस्चर से, क्योंकि मॉइस्चर को और CO2 को खुद खा जाता है। ये बेस है, हाइड्रोक्साइड बना, एसिड से रिएक्शन करके वापस कार्बोनेट बन गया। बाकी खुद ये मेटलर्जी में एक यूज हुआ था बेसिक फ्लक्स के फॉर्म में, SiO2 की इंप्योरिटी खाकर कैल्शियम सिलिकेट और P4O10 से कैल्शियम फॉस्फेट बना रहा है। तो अगर इस नॉर्मल सी बातों को आप बार बार पुराने चैप्टर से जोड़ोगे तो आपको समझ जाओगे। इसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड पर अगर हम लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर डाल दें तो इसको बोलते हैं जी स्लेकिंग ऑफ लाइम, स्लेक्ड लाइम बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये हमारे पास है क्विक लाइम, ठीक है जी, क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम, क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम। तो कुल मिलाकर हम NaOH के साथ में भी इससे सोडा लाइम बनाते हैं, लाइन लिखी रहती है NCERT के अंदर। तो CaCmCaOH होल ट्वाइस की तरफ बढ़ रहे हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग वाटर टू क्विक लाइम। तो क्विक लाइम में अगला टारगेट अगर मेरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया तो मैं क्विक लाइम में अगर पानी ऐड कर दूं तो स्लेक्ड लाइम कौन बनता है जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोला गया स्लेक्ड लाइम, ठीक है जी। क्विक लाइम प्लस वाटर इज इक्वल टू स्लेक्ड लाइम। वैसे तो पुरानी क्लासेस में आप पढ़ते रहे हो, फिर भी इसको एक बार समझ लो। ये है क्या, किस कलर का है, सीखते हैं जी इसको भी। ये आपके पास स्लेक्ड लाइम बन गया है, याद रखिएगा स्लेक्ड लाइम, ठीक है। और इसके सस्पेंशन के बारे में पीछे बात हुई थी, फिर बात होगी, फिर मैं एक ना आपको मैचिंग टाइप का क्वेश्चन तैयार करके दे दूंगा। ये व्हाइट अमोर्फस, व्हाइट है लेकिन अमोर्फस है, व्हाइट है लेकिन अमोर्फस पाउडर है, ठीक है जी। इट इज स्प्रिंगली सोल्यूबल इन वाटर, कम घुलता है, लेस सोल्यूबल पानी में,